एक बार एक ऐसे क्रिएटर के बारे में सोचकर देखिए जिसने महीनों की मेहनत के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल खड़ा किया। अच्छी खासी ऑडियंस बननी शुरू हुई और अचानक एक दिन स्क्रीन पर मैसेज आता है कि चैनल डिलीटेड। ये तो किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक नया चैनल बनाता है, फिर से दिन रात एक करता है, नतीजा फिर से डिलीट। और ऐसा एक या दो बार नहीं, पूरे 3 बार होता है। मतलब किसी भी आम इंसान का हौसला तोड़ने के लिए ये काफी है ना? हाँ बिल्कुल। जब किसी इंसान को बार बार शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो निराशा होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्रिएटर ने अभी तक हार नहीं मानी है। और उससे भी बड़ी बात, जब हम उसकी कंटेंट स्ट्रेटेजी देखते हैं तो उसमें कोई बुनियादी खोट नहीं है। खोट असल में उस सिस्टम में है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा। और इस क्रिएटर के जो नोट्स और स्ट्रैटेजी हमारे पास हैं, उनका विश्लेषण करने पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मतलब वो अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल लाइफ स्टोरीज बनाता है और AI वॉइस ओवर का उपयोग करता है। और सबसे बड़ी बात, एक अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट अभी भी उसके पास है, जिसमें उसके पिछले चैनल के $49 फंसे हुए हैं। यानी वो पूरी तरह से खाली हाथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके पास एक मजबूत आधार है। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक रूपक याद आता है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने गैराज में बैठकर एक बेहद शानदार चमचमाती स्पोर्ट्स कार बना रहा है। कार का इंजन एकदम दमदार है, डिजाइन परफेक्ट है, लेकिन जब उसे सड़क पर निकालता है तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत कार जब्त कर लेती है, क्योंकि उसे ट्रैफिक रूल्स पता ही नहीं है। एकदम सही। ना उसके पास लाइसेंस है और ना ही उसे ये पता है कि रेड लाइट पे रुकना होता है। कार कितनी भी तेज हो, अगर नियम नहीं पता तो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो बस सफलता मिल ही जाएगी। वे सिर्फ व्यूज और एल्गोरिदम के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एल्गोरिथम किसी वीडियो को रातों रात वायरल तो कर सकता है, लेकिन उस चैनल को हमेशा जिंदा रखने का काम सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की नीतियां यानी उनकी पॉलिसी ही करती हैं। और इसी बात पर आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण का मिशन आधारित है। आज हम सिर्फ व्यूज बटोरने के उन खोखले तरीकों पर बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, वो तो हर जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल। हम YouTube की A to Z नीतियों को डिकोड करेंगे, एल्गोरिदम के उस सच को समझेंगे जो अक्सर छुपा लिया जाता है, और एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम तैयार करने पर बात करेंगे जिससे इस क्रिएटर का चैनल कम से कम सुरक्षित रहे। और हाँ, उस $49 वाले एडसेंस अकाउंट को फिर से कमाई करने लायक कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैनल की सुरक्षा की, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ही हमें बाहर निकाल देगा तो सारी मेहनत बेकार है। तो ये स्ट्राइक सिस्टम असल में काम कैसे करता है? तो देखिए, YouTube का स्ट्राइक सिस्टम एक बहुत ही सख्त लेकिन एकदम स्पष्ट ढांचे पर काम करता है। कई बार क्रिएटर्स को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन नियम पहले से तय होते हैं। जब भी कोई क्रिएटर पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे एक वार्निंग यानी चेतावनी दी जाती है। एक तरह का मौका सुधरने का। हाँ बिल्कुल, ये बस एक मौका है, लेकिन अगर गलती दोहराई जाती है तो पहली स्ट्राइक आती है। इसका सीधा असर ये होता है कि कुछ दिनों के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड करने पर बैन लग जाता है। और अगर दूसरी स्ट्राइक आ गई तो ये बैन और भी लंबा हो जाता है। और मैंने सुना है कि ये सब एक टाइमर के साथ चलता है, कुछ दिनों की लिमिट होती है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये स्ट्राइक्स 90 दिनों तक चैनल पर सक्रिय रहती हैं। अगर इस 90 दिन की अवधि के भीतर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो चैनल बिना किसी बहस के सीधे डिलीट कर दिया जाता है। बाप रे, सीधे डिलीट? हाँ, कोई वापसी का रास्ता नहीं होता। और जिन कारणों से ये स्ट्राइक आती हैं वे भी बहुत स्पष्ट हैं, जैसे स्पैम करना, दर्शकों को गुमराह करने वाले भ्रामक थंबनेल लगाना, हेट स्पीच, और सबसे अहम चाइल्ड सेफ्टी यानी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियम। बच्चों वाले मामलों में तो YouTube बहुत सख्त है। बहुत ज्यादा। बच्चों की सुरक्षा के मामले में YouTube की 0 टॉलरेंस नीति है। इसमें कोई चेतावनी या दूसरी स्ट्राइक का इंतजार नहीं होता, चैनल सीधे टर्मिनेट होता है। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। अगर हम
हम इंटरनेट की दुनिया को देखें तो आज हर दूसरा इन्फ्लुएंसर चीख चीख कर कह रहा है कि एआई का इस्तेमाल करो, दूसरों का कंटेंट कॉपी करो, एआई से वॉइस ओवर करवाओ, उसे थोड़ा बहुत एडिट करो और घर बैठे लाखों छापो। हाँ, ये बहुत आम हो गया है ना। तो अगर ये सब इतना ही आसान है और YouTube इसे अलाउ कर रहा है तो फिर इस क्रिएटर का चैनल खतरे में क्यों है? मतलब इसका पूरा मॉडल तो एआई पर ही आधारित है। जो लोग ये कॉपी पेस्ट और एआई वाला सपना बेच रहे हैं वे दरअसल आधी सच्चाई बता रहे हैं। और यहीं पर YouTube की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी को समझना जरूरी है। रीयूज्ड कंटेंट? हाँ, जब कोई क्रिएटर इंटरनेट से दूसरों के वीडियो क्लिप्स उठाता है और उन पर सिर्फ एक रोबोटिक एआई वॉइस लगा देता है तो YouTube का सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर देता है। YouTube को ऐसे कंटेंट से सख्त नफरत है जो प्लेटफॉर्म पर कोई नई वैल्यू मतलब कोई नया मूल्य नहीं जोड़ता। ओके, समझ गया। नियम बहुत सीधा है। अगर कोई एआई का इस्तेमाल सिर्फ चोरी करने या मेहनत से बचने के लिए कर रहा है तो वो बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन अगर एआई का इस्तेमाल रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हो रहा है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब मशीन से सिर्फ मजदूरी करवाना काफी नहीं है, उसमें थोड़ा इंसानी दिमाग और भावना भी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, एआई वॉइस में भावना कैसे आएगी? वो तो मशीन है। हाँ, यही तो असली कला है। अगर कोई एआई वॉइस बिना किसी उतार चढ़ाव के बिल्कुल फ्लैट और रोबोटिक जैसी टोन में बात कर रही है तो दर्शक कुछ ही सेकंड में बोर हो जाएगा। एंगेजमेंट गिर जाएगा, तुरंत गिरेगा। और YouTube का एल्गोरिथम इस गिरते हुए एंगेजमेंट को देखकर समझ जाएगा कि ये लो एफर्ट यानी बहुत कम मेहनत वाला कंटेंट है। नतीजा, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षित रहने का गोल्डन रूल बस यही है कि कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और उसमें एक ईमानदारी झलकनी चाहिए। तो अगर हम इस क्रिएटर की स्थिति को इसी कसौटी पर कसें तो ये अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखता है, यानी इंटरनेट से कुछ कॉपी नहीं कर रहा, और ये रियल लाइफ स्टोरीज बता रहा है जो ओरिजिनल है। इसका मतलब इसकी नींव तो एकदम मजबूत है। 100%। समस्या उसकी स्क्रिप्ट में नहीं है, समस्या प्रस्तुतिकरण में हो सकती है। अच्छा। उसे बस अपनी एआई वॉइस को निर्देश देते समय यानी प्रॉम्प्ट्स डालते समय उसमें पॉज, सांस लेने की आवाजें और भावनाओं का उतार चढ़ाव डालना होगा ताकि वो इंसानी आवाज के एकदम करीब लगे और रीयूज कंटेंट के रडार से बाहर रहे। ठीक है, मान लेते हैं कि क्रिएटर ने अपनी एआई वॉइस में ये इंसानी तत्व डाल दिया और अब उसका चैनल सुरक्षित है, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन YouTube पर तो रोज लाखों सुरक्षित और ओरिजिनल वीडियो अपलोड हो रहे हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। सिर्फ सुरक्षित होने का मतलब वायरल होना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लाइक कार को सुरक्षित चलाना आ गया, लेकिन अब उसे रेस भी तो जीतनी है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये असल में किस चीज को रिवॉर्ड करता है? यहीं पर एल्गोरिथम की वो वास्तविकता सामने आती है जो कई नए क्रिएटर्स को सच में हैरान कर सकती है। YouTube का असल मकसद किसी क्रिएटर को व्यूज देना या उसे रातों रात स्टार बनाना नहीं है। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर YouTube व्यूज नहीं देना चाहता तो फिर वो चाहता क्या है? YouTube चाहता है कि दर्शक उसके प्लेटफॉर्म पर चिपके रहें। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई दर्शक एक वीडियो देखे और ऐप बंद करके चला जाए। इसे सेशन टाइम कहते हैं। ओके, सेशन टाइम। हाँ, और ये किसी एक वीडियो के वॉच टाइम से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं लेकिन उसे देखने के तुरंत बाद दर्शक YouTube बंद कर देते हैं तो वो वीडियो YouTube की नज़र में फेल है। अच्छा, सच में? हाँ, लेकिन इसके उलट अगर किसी वीडियो पर सिर्फ 10,000 व्यूज हैं और उसे देखने के बाद दर्शक अगले 1 घंटे तक YouTube पर ही अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं तो वो वीडियो सफल है। YouTube ऐसे वीडियो को खुद पुश करता है। तो YouTube असल में एक कसिनो की तरह बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल। उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं है कि कौन सी मशीन बाहर से कितनी अच्छी दिख रही है। उसे बस इस बात से मतलब है कि कौन सा खिलाड़ी अपनी कुर्सी पर सबसे ज्यादा देर तक बैठा है। ये कसिनो वाला रूपक बिल्कुल सटीक है और इसी कसिनो में खिलाड़ी को कुर्सी पर बैठाए रखने का काम 2 चीजें करती हैं, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट और रिटेंशन। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। अगर मैं इसे एक दुकान के नजरिए से देखूं तो क्या ये कहना सही होगा कि CTR उस दुकान के बाहर लगा हुआ वो चमकदार बोर्ड है जिसे देखकर लोग अंदर आते हैं? हाँ। और रिटेंशन उस दुकान के अंदर रखा हुआ असल प्रोडक्ट है? हाँ, इसे बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है। अगर दुकान का बोर्ड यानी थंबनेल और टाइटल बहुत आकर्षक है तो लोग धड़ाधड़ अंदर आएंगे, यानी CTR बहुत हाई होगा।
लेकिन अगर अंदर का प्रोडक्ट यानी वीडियो बोरिंग है तो वे तुरंत बाहर निकल जाएंगे, यानी रिटेंशन गिर जाएगा। सही। और हाई CTR और लो रिटेंशन का कॉम्बिनेशन किसी भी वीडियो के लिए जहर है। ये वीडियो को तुरंत डेड कर देता है। वायरल होने का फॉर्मूला बहुत साफ है, हाई CTR प्लस हाई रिटेंशन। अब चूंकि ये क्रिएटर रियल लाइफ स्टोरीज बना रहा है, तो दर्शकों को वीडियो में रोक कर रखने, यानी ये जो रिटेंशन है, इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसके लिए कहानी सुनाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक ढांचा है, जिसे हम 5 स्टेप वायरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित एक पूरा सिस्टम है। एक सेकंड रुकते हैं। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम 5 स्टेप स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन आज के समय में खासकर शॉर्ट्स में जहां दर्शक 1 सेकंड में स्वाइप कर देता है, ये स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा? बहुत तेजी से काम करेगा। क्या कोई उदाहरण देकर इसके सारे स्टेप समझाए जा सकते हैं? जरूर। मान लेते हैं कि कोई परिवार से मिले धोखे की कहानी बना रहा है, तो पहला चरण होता है हुक। हुक यानी शुरुआती सेकंड्स? हाँ, ये वीडियो के शुरुआती 3 सेकंड होते हैं। यहाँ का नियम है, दर्शक को सोचने का समय बिल्कुल मत दो। हुक ऐसा होना चाहिए लाइक, उस दिन मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। ये सुनते ही दर्शक का अंगूठा रुक जाएगा, क्योंकि ये सीधे दिमाग में एक सवाल पैदा करता है कि ऐसा क्या हुआ था। सही कहा। इसके तुरंत बाद दूसरा चरण आता है टेंशन बढ़ाना। यहाँ कहानी में गहराई जोड़ी जाती है। जैसे, मुझे अपनी बहन के फोन में कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दर्शक अब पूरी तरह से कहानी में है। बिल्कुल। फिर आता है तीसरा चरण, ट्विस्ट। कहानी में एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैसेज किसी अजनबी का नहीं, बल्कि मेरे अपने मंगेतर का था। ओहो, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। और इसके बाद क्या होता है? चौथा चरण है इमोशनल पीक, जहां भावनाएं सबसे ऊपर होती हैं। जैसे, उस पल मेरे आंसू नहीं निकले, बस एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बहुत गहरा है। और अंत में 5वां चरण आता है लूप या कोई सीख। कभी कभी सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह 5 स्टेप स्ट्रक्चर दर्शक को पलक भी नहीं झपकाने देता। ये उदाहरण बहुत ही स्पष्ट था, लेकिन मुझे इसमें एक बड़ा रिस्क नजर आ रहा है। कैसा रिस्क? मतलब, अगर कोई क्रिएटर इंटरनेट से ऐसी ही कोई कहानी उठाता है और उसे अपने साथ हुई घटना बताकर पेश करता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, और बाद में पता चलता है कि वो कहानी फर्जी है, तो क्या इससे चैनल को नुकसान नहीं होगा? ये एक बहुत ही खतरनाक हिडन रिस्क है। YouTube का एल्गोरिथम और दर्शक दोनों ही ट्रस्ट यानी भरोसे पर चलते हैं। अगर कोई फेक पर्सनल स्टोरी सुनाता है तो देर सवेर दर्शक उसे पकड़ ही लेते हैं। हाँ, इंटरनेट पर कुछ छुपता नहीं है। बिल्कुल। कमेंट्स में नेगेटिविटी फैलती है और चैनल का भरोसा टूट जाता है। इसका असर सीधे रिटेंशन और अंततः मोनेटाइजेशन पर पड़ता है। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है। अगर कहानी खुद की नहीं है तो शुरुआत कुछ ऐसे होनी चाहिए लाइक, आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, या ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। अच्छा, तो इससे कहानी का असर भी कम नहीं होता और ईमानदारी भी बनी रहती है। बिल्कुल। ये बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट तरीका है। वैसे शॉर्ट्स की बात चली है तो मैंने एक लूपिंग ट्रिक के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज़ है और क्या ये सच में काम करती है? शॉर्ट्स के लिए ये एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है। लूपिंग ट्रिक में स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखा जाता है कि वीडियो की आखिरी लाइन वीडियो की पहली लाइन से जुड़ जाए। ओके, कैसे? मान लीजिए वीडियो इस लाइन पर खत्म होता है, और शायद इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ। और वीडियो की शुरुआत की लाइन थी, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। मतलब जब वीडियो खत्म होकर दोबारा शुरू होगा तो दर्शक को एक पूरा वाक्य सुनाई देगा, और शायद इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। एकदम सही। दर्शक को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हुआ और कब दोबारा शुरू हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत चतुर है। हाँ, दर्शक अनजाने में ही वीडियो को 2 या 3 बार देख लेता है। इससे रिटेंशन 100% से ऊपर चला जाता है और एल्गोरिदम उस शॉर्ट को वायरल कर देता है। लेकिन वायरल होने के साथ साथ एक और चीज़ है जो ये तय करती है कि चैनल कितनी तेज़ी से ग्रो करेगा, और वो है निश का चुनाव। यहाँ मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या रियल लाइफ स्टोरीज अपने आप में एक निश नहीं है? ये तो काफ़ी स्पेसिफिक लगता है। रियल लाइफ स्टोरीज दरअसल एक बहुत बड़ा महासागर है।
इसमें खुशी, दुख, सफलता, असफलता सब कुछ आता है। अगर चैनल को तेजी से ग्रो करना है तो इस महासागर में से एक छोटी सी नदी चुननी होगी। मतलब? निश जितना छोटा और स्पेसिफिक होगा, ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। मतलब ये तय करना होगा कि कहानी किस बारे में है, जैसे सिर्फ ब्रेकअप की कहानियां, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डार्क सीक्रेट्स, या पारिवारिक धोखे। एकदम सही। जब कोई क्रिएटर अपने निश को इतना स्पेसिफिक कर लेता है तो एल्गोरिदम को भी आसानी होती है। अगर कोई दर्शक एक ब्रेकअप की कहानी पूरा देखता है तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि इसे ऐसा ही कंटेंट पसंद है। फिर वो उसी चैनल की दूसरी ब्रेकअप की कहानियां भी रिकमेंड करने लगता है। बिल्कुल, वो उसके होम पेज पर दिखाने लगता है। इससे एक बहुत ही लॉयल ऑडियंस तैयार होती है जो हर वीडियो का इंतजार करती है। चलिए, यहाँ तक तस्वीर काफी साफ हो चुकी है। नीतियां समझ आ गई जिससे चैनल सेफ रहेगा, कहानी सुनाने का स्ट्रक्चर और लूपिंग ट्रिक भी समझ आ गई जिससे व्यूज और रिटेंशन बढ़ेंगे। लेकिन अब उस हाथी की बात करते हैं जो कमरे में मौजूद है, वो $49। हाँ, असली मुद्दा। ऑडियंस आ गई, व्यूज आ गए, लेकिन क्रिएटर का अंतिम लक्ष्य तो उस एडसेंस को दोबारा एक्टिव करना और तेजी से कमाई शुरू करना है। तो कमाई का ये गणित काम कैसे करता है? ये सबसे अहम सवाल है। कई नए क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पे फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ व्यूज जल्दी और लाखों में आते हैं। लेकिन जब कमाई की बात आती है तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। कितनी कड़वी है? शॉर्ट्स पर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज आने पर भी कमाई बमुश्किल 100 से 1000 रुपए के बीच होती है। 10 लाख व्यूज पर सिर्फ 100 से 1000 रुपए? ये तो मेहनत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। यही वास्तविकता है। इसके पीछे कारण ये है कि शॉर्ट्स बहुत छोटे होते हैं और विज्ञापन दाताओं को वहाँ विज्ञापन दिखाने का ज्यादा समय नहीं मिलता। मेक सेंस। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर किसी लॉन्ग वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो उससे आसानी से 2000 से लेकर 10,000 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा की कमाई हो सकती है। इतना बड़ा फर्क? हाँ, इसे CPM यानी कॉस्ट पर माइल कहते हैं। प्रति 1000 व्यूज पर विज्ञापन दाता कितना पैसा दे रहा है। लॉन्ग वीडियोस में CPM बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां बीच बीच में कई विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। व्यूज भले ही शॉर्ट्स से आए लेकिन असली पैसा लॉन्ग वीडियो ही बनाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स बनाना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? मतलब अगर सारा पैसा लॉन्ग वीडियो में है तो कोई क्रिएटर अपना समय शॉर्ट्स पर क्यों बर्बाद करे? नहीं, शॉर्ट्स बनाना बंद नहीं करना है, बल्कि दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना है। इसे कॉम्बो स्ट्रैटेजी कहते हैं। कॉम्बो स्ट्रैटेजी? हाँ, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों के अलग अलग काम हैं। इसे एक मार्केटिंग फनल की तरह समझें। शॉर्ट्स 15 से 25 सेकंड के होते हैं। इनका काम है तेजी से वायरल होना, नए दर्शकों तक पहुंचना और एक ऑडियंस बेस बनाना। ओके। इनमें कहानी का सिर्फ सबसे इमोशनल हिस्सा दिखाया जाता है और फिर उन दर्शकों को लॉन्ग वीडियो की तरफ मोड़ा जाता है। बिल्कुल, उसी शॉर्ट वाली कहानी का पूरा विस्तृत रूप 1-2 से 3 मिनट के लॉन्ग वीडियो में पिरोया जाता है। जो दर्शक शॉर्ट्स देखकर आकर्षित हुए थे और पूरी कहानी जानना चाहते हैं, वे लॉन्ग वीडियो पर आते हैं। वाह! इससे एक तो स्थिर कमाई होती है और दूसरा हाई CPM का फायदा मिलता है। शॉर्ट्स से दुकान में भीड़ आती है और लॉन्ग वीडियो से असली बिक्री होती है। ये रणनीति वाकई बहुत तार्किक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक क्रिएटर इसे जमीन पर कैसे उतारे। मैंने YouTube के बारे में एक बात बहुत सुनी है कि अगर ग्रो करना है तो हर दिन वीडियो डालना ही पड़ेगा। क्या इस क्रिएटर को भी रोज वीडियो डालना चाहिए? ये निरंतरता का मिथक है जिसने न जाने कितने क्रिएटर्स को बर्नआउट का शिकार बनाया है। अच्छा, रोज डालना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। YouTube का एल्गोरिदम रोज एक कचरा या औसत वीडियो डालने वालों को रिवॉर्ड नहीं करता। 7 दिन में 7 खराब वीडियो डालने से कहीं बेहतर है कि 7 दिन में 3 बहुत ही बेहतरीन उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो डाले जाएं। तो फिर एक फास्ट स्टार्ट प्लान क्या होना चाहिए? अगर किसी को 7 दिन के अंदर ये सिस्टम शुरू करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन में कितनी स्क्रिप्ट्स और कितने वीडियोस? इस 7 दिन के प्लान को 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर फोकस होना चाहिए, कोई अपलोडिंग नहीं। सिर्फ तैयारी? हाँ, इन दोनों दिनों में 10 बेहतरीन स्क्रिप्ट्स लिखी जानी चाहिए और 5 वीडियो बनाकर उन्हें शेड्यूल कर देना चाहिए। इसे बैचिंग कहते हैं। ये सुनने में बहुत मेहनत का काम लगता है, लेकिन इससे आगे के लिए शांति मिल जाएगी। बिल्कुल। और बाकी के 5 दिन? बाकी के 5 दिनों में शेड्यूल किए हुए वीडियो काम आएंगे।
रोजाना 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड होने चाहिए ताकि नए दर्शक आते रहें, और हर 2 दिन के गैप पर एक लॉन्ग वीडियो अपलोड होना चाहिए। ओके, बढ़िया। इसके साथ ही एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट्स ट्रिगर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कमेंट्स ट्रिगर क्या होता है? वीडियो के अंत में दर्शकों से एक सीधा और भावनात्मक सवाल पूछना, जैसे कहानी खत्म करने के बाद पूछना, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी अपने ने धोखा दिया हो? कमेंट्स में शेयर करें। लोग तो अपनी कहानियां बताना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो कमेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। एल्गोरिदम इसे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत मानता है और वीडियो को और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करता है। ये पूरा प्लान बहुत ही सॉलिड लग रहा है। लेकिन एक आखिरी और बहुत अहम सवाल जो मोनेटाइजेशन से जुड़ा है। पूछिए। हमने शुरुआत में बात की थी कि ये क्रिएटर एआई वॉइस का इस्तेमाल कर रहा है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अनुसार क्या YouTube ये नहीं कहेगा कि इसमें क्रिएटर की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है? जब रिव्यू के लिए चैनल जाएगा तो क्या वहां कोई अड़चन नहीं आएगी? ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बिंदु है। जब भी AI वॉइस का इस्तेमाल होता है तो मोनेटाइजेशन के समय रिजेक्शन से बचने के लिए वीडियो में थोड़ा सा इंसानी तत्व जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। इंसानी तत्व? वो कैसे? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वीडियो की शुरुआत या अंत में क्रिएटर कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाए। और अगर कोई चेहरा नहीं दिखाना चाहता तो? अगर वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता तो उसे अपनी खुद की आवाज में कुछ खास कमेंट्री जोड़नी चाहिए। इसके अलावा एक यूनिक एडिटिंग स्टाइल और क्रिएटिव सबटाइटल्स का इस्तेमाल करने से YouTube के रिव्यूअर को ये साफ हो जाता है कि इस वीडियो के पीछे एक इंसान की मेहनत और रचनात्मकता है, ना कि किसी बॉट की। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? YouTube के इस खेल में सफल होने का असली माइंडसेट क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि YouTube पर काम करने वाले 90% लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं। वे एक अंधभक्ति में काम करते हैं, आज ये डाल दिया कल वो डाल दिया, और उम्मीद करते हैं कि कुछ वायरल हो जाएगा, तुक्के के भरोसे। हाँ, लेकिन जो शीर्ष के 10% लोग हैं वे कंटेंट नहीं बल्कि सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो नीतियों के दायरे में सुरक्षित हो, जो दर्शकों के मनोविज्ञान को समझता हो और जिसे बिना थके बार बार दोहराया जा सके। वायरल होने के पीछे भागना छोड़ना होगा और दर्शकों को वैल्यू देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और वो वैल्यू सिर्फ जानकारी देना नहीं है। जैसा कि हमने उस 5 स्टेप वायरल स्ट्रक्चर में देखा, लोग असल में सिर्फ एक कहानी देखने नहीं आते, वे उस कहानी के अंदर अपनी खुद की भावनाएं देखने आते हैं। बिल्कुल सही कहा। वे अपने खुद के दर्द, अपनी खुशियों और अपने ही जीवन के धोखे को उस वीडियो में खोजते हैं। जब कोई क्रिएटर उस नब्ज को पकड़ लेता है तो सफलता एक बार का तुक्का नहीं रहता बल्कि एक आदत बन जाती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे 3 बार डिलीट हो चुके एक चैनल की कहानी से हमने पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड किया। कार को जब्त होने से बचाने के नियमों से लेकर उसे एक सुरक्षित और तेज कंबो स्ट्रैटेजी के इंजन के साथ दौड़ाने तक का सफर हमने तय किया। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण था। लेकिन इस पूरी बातचीत ने अंत में एक बहुत ही अजीब और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे बिना छेड़े ये चर्चा अधूरी रहेगी। वो क्या है? अगर YouTube का पूरा खेल, उसका पूरा एल्गोरिथम दर्शकों को उनकी भावनाओं से जोड़ने पर टिका है और दूसरी तरफ हम लगातार AI को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो इंसानी भावनाओं की नकल कर सके, उन्हें मिमिक कर सके, तो क्या आने वाले भविष्य में सबसे सफल क्रिएटर्स वे नहीं होंगे जो सिर्फ तकनीक के मास्टर हों, बल्कि क्या वे लोग राज करेंगे जो इंसानी दर्द, खुशी और धोखे की नब्ज को तकनीक के जरिए सबसे सटीक तरीके से छू सकेंगे? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक मशीन न सिर्फ ट्रैफिक के सारे रूल जानती है बल्कि ये भी जानती है कि सड़क पर चलने वाले हर इंसान के दिल में उस वक्त क्या चल रहा है। इस बारे में गहराई से सोचिएगा।